ओके, तो वैसे तो देखो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप लोग जब पढ़ना शुरू करोगे, ये बहुत अंडरस्टूड है कि पढ़ना तो आप शुरू कर ही चुके हो, और फाइनल वाली प्रिपरेशन जिसको बोलते हैं सब लोगों ने कर दी है, कुछ समेट भी चुके होंगे टॉपिक आप लोग की, ये मेरे को आता है, मेरे को आता है, मेरे को आता है, तो लाइक दिस एंड दैट ओनली। तो आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस द थिंग लाइक कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है। तो मैं ना आपको सेक्शन वाइज बता रही हूँ जी, सेक्शन वाइज मींस जैसे फिजिकल, यस, तो फिजिकल वाले केस में क्या करना है, जैसे 11th वाले पोर्शन में फिजिकल वाले में है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स वी हैव इन द फिजिकल। इसमें आपको बहुत तरह के न्यूमेरिकल्स हैं, काफी कुछ है। मैं आपको 3 तरीके बता देती हूँ कि इसमें कैसे करना है आपको। सबसे पहले तो इसमें से तुम्हें आना चाहिए मोल कॉन्सेप्ट। और ये मोल कॉन्सेप्ट है क्या, एक मोल में कितनी चीजें होती हैं, 6.023, पढ़ा नहीं रही हूँ, सिर्फ एक लाइन लिख रही हूँ, पढ़ा तो मैं चुकी हूँ जो पढ़ाना था। 6.023 इंटू 10⁻23 आर्टिकल्स लिख देती हूँ। आर्टिकल्स मैंने इसलिए लिखा है, यहाँ पे अगर एटम लिखोगे तो यहाँ पे एटम आएगा, यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल लिखोगे तो यहाँ पे मॉलिक्यूल आएगा, और यहाँ पे आयन लिखोगे तो यहाँ पे आयन आएगा। तो यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एटम का एटम, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल्स, आयन का आयन। और दूसरी बात है कि इसमें मास कितना होगा, इसका मास होगा या तो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, या इसका मास होगा अगर मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और ये फर्दर मोर किसके बराबर होगा, एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो है, 22.4 लीटर इसका वॉल्यूम होगा, या आप इसको बोल सकते हो 22,400 ml। ये जो एक लाइन है ना, ये बहुत सारे मुद्दे सॉल्व करेगी। अलोंग विद दिस मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। ये लाइन बहुत सारी प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व करेगी। आप इसको 1 मिनट नोट करो, मैं अपने पानी की बोतल ले लूँ, 1 मिनट। हाँ जी, तो ये तो एक हो गया आपका कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट, जिससे आपको किसी भी तरह की कैलकुलेशन एग्जाम में यूज हो सकती है, ठीक है। 3 चीजें मैंने बोला इस चैप्टर में से बतानी है। दूसरा, सेकंड है इस चैप्टर में से, इसको नंबर 1 लिख देते हैं, बस ये 3 चीजें कर लो, मोर देन इनफ है। सेकंड है ये वाला जो टॉपिक मैं बता रही हूँ ना, ये स्पेशली मैं 2 चैप्टर्स में करवा चुकी हूँ। ये मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बताया है और ये मैंने सॉल्यूशन में भी बताया। मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ, परसेंटेज, कंपोजिशन मतलब वॉल्यूम, मास, कुछ भी बोल सकता है,
ठीक है, पीपीएम कैलकुलेशन ये, और अलोंग विद द डेंसिटी कैलकुलेशंस, ये एक बार देख लेना। ये सिर्फ फॉर्मूले हैं जिससे आपको जाना है। और थर्ड है जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में है इस टाइम पेपर में आने के लिए, इंपेरिकल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन। मैं बहुत सारे पेपर में बता भी चुकी हूँ, इंपेरिकल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन जिसमें एक टेबल बनता है कि एक्स वाई जेड एलिमेंट है, उनका गिवन मास या परसेंटेज तुम्हें दी होती है। ठीक है, देखो कुछ यहाँ 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 कुछ दिया हुआ है, उसके बाद आप इसका मोलर मास लिखोगे। तो जब आप इसका मोलर मास लिखोगे और उसके बाद आप इसके मोल्स निकालोगे, मोल्स निकालने के बाद होल नंबर निकालोगे, होल नंबर रेशो। तो जब आपके पास होल नंबर रेशो आएगी तो एक्स वाई जेड का जैसे कुछ ऐसे बन जाता है, तो ये बन गया इंपेरिकल फॉर्मूला। और उसके बाद अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास गिवन होता है तो वो होता है n टाइम्स इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, तो इससे तुम n की वैल्यू कैलकुलेट करोगे और n को इंपेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना लोगे। 99% क्वेश्चंस में तो आजकल सिर्फ इंपेरिकल फॉर्मूला ही कैलकुलेट करने आता है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाए तो आप स्मार्ट प्ले कर लेना, कई बार मास दिया होता है तो आप उससे भी देख सकते हो कि मास किसके साथ अग्री करता है। ये तीन चीजें मोल कंसेप्ट में से बहुत है। देखो मैंने कुछ ज्यादा नहीं बताया, ये लाइन तो मैंने तुम्हारे सामने ही लिख दी है कि ये लाइन क्या है बेसिकली, और इसमें कौन किसके बराबर होगा। मतलब उसने बोल दिया कि 44800 ग्राम, ग्राम नहीं वॉल्यूम है ना, 44800 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका मास कितना होगा। तो आपको कौन कौन सी चीजों को लेना है, एक वॉल्यूम है और एक मास है। तो आप वॉल्यूम और मास कहाँ से उठाओगे, ये रहा वॉल्यूम, ये रहा मास। कॉन्सेप्ट आपका उतना ही है कि अगर 22400 था वॉल्यूम तो उसका मास था मोलर मास के बराबर 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब यूनिटरी मेथड से 44800 हो गया, तो 44 डिवाइडेड बाय 22400 मल्टीप्लाइड बाय 44800, तो दिस कम्स आउट टू बी 2 यानी कि 88 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जिसकी भी कैलकुलेशन पूछी है, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे हैं उसने पूछ लिया 3.02 इंटू 10⁻23 में कितने नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, एटम पूछे तो और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि इन दो को बराबर रखना। अब मॉलिक्यूल्स हैं और नंबर ऑफ एटम्स हैं, उसमें 3.023 इंटू 10⁻³ में नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल होंगे। तो इसका मतलब है कि आप इसको यहाँ से जा सकते हो कि अगर आपके पास 6.023 इंटू 10⁻23 है तो उसमें इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसमें एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आता है, एक में कितने होंगे, इसमें कितने होंगे, तो आप उस हिसाब से जा सकते हो। ठीक है, तो ये तो सबसे पहला है आपका। और सेकंड मैंने आपको बता ही दिया, 2 चैप्टर्स में इसको करवा चुकी हूँ, उनके फॉर्मूले को, थर्ड इंपेरिकल फॉर्मूले वाला। इससे आपका जाएगा क्वेश्चन सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट से। उसके बाद अगर आपको फिजिकल पढ़नी है या फिजिकल को पेपर में सही अटेम्प्ट करके आना है तो सेकंड चैप्टर आपको सबसे पहले पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स। क्योंकि मैं बहुत बार क्लास में भी बोल चुकी हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स नहीं आता, थर्मोडायनेमिक्स नहीं कर पाते हो तो कुछ भी नहीं कर पाते हो फिर। मतलब थर्मोडायनेमिक्स इज अ टाइप ऑफ अ चैप्टर जिसके अलावा फिर कहानी नहीं बनेगी। तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स में डेफिनेशन में से जो इंपॉर्टेंट है वो है स्टेट एंड पाथ फंक्शन और इनकी डेफिनेशन अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स, स्पेशली एग्जांपल्स। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन में से बस इतना ही आता है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव, और इन सब की आपके पास पूछी जाती है एग्जांपल्स। ये बताओ, ये डेफिनेशन में से आता है। और तीसरा सिस्टम एंड इट्स टाइप्स, सिस्टम एंड इट्स टाइप बहुत पहले आते थे, अब बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, तो इसलिए मैंने सबसे लास्ट में लिखा है इसमें। उसके बाद न्यूमेरिकल सेंस में क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, न्यूमेरिकल सेंस में सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल। फर्स्ट लॉ यानी कि डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू के न्यूमेरिकल, जिसमें क्या आना चाहिए, प्लस माइनस क्यू का डिसाइड करना आना चाहिए, प्लस माइनस डब्ल्यू का डिसाइड करना आना चाहिए, क्योंकि प्लस माइनस नहीं डिसाइड करना आया तो क्वेश्चन आपका जीरो है। उसके बाद
1 ATM लीटर आपका 101.3 जूल के बराबर होता है। ये अगर कन्वर्जन नहीं आती तो हीट आपकी जूल में दी होगी और ये एटीएम लीटर में दिया होगा, क्योंकि ये आपके पास क्या होता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम होता है, एटीएम और लीटर, ये प्रेशर इनटू वॉल्यूम होता है। तो अगर आपको एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन इनका नहीं करना आया तब भी नहीं आप क्वेश्चन कर सकते। ठीक है, तो ये सबसे पहला फॉर्मूला है, सबसे पहला टॉपिक है जिससे न्यूमेरिकल क्रैक होगा। सेकंड, न्यूमेरिकल के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इवन की फर्स्ट लॉ वाले टॉपिक से भी इंपॉर्टेंट है, डेल्टा एच एंड, ओके, डेल्टा एच एंड डेल्टा यू का रिलेशनशिप। आई थिंक एवरीबडी नोज कि डेल्टा एच एंड डेल्टा यू का क्या रिलेशनशिप होता है। डेल्टा एच एंड डेल्टा यू रिलेशन, डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशनशिप आपके पास होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, और इसमें ये जो आपका है पी डेल्टा वी, इसमें पी एक्सटर्नल होता है। तो मैं बहुत बार क्लास में बता चुकी हूँ कि जब वैक्यूम होता है तो एक्सटर्नल प्रेशर आपका जीरो होता है, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन जीरो हो जाएगा तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा। पहली कंडीशन तो मैंने लिखी दी है। दूसरा जो पेपर में सबसे ज्यादा आता है, ये वाला तो मतलब एक तरह से थ्योरेटिकल भी बन गया ना कि वैक्यूम में फ्री एक्सपेंशन होती है या कंप्रेशन होती है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, ये आपके पास सेकेंड है। इसमें डेल्टा एनजी कैलकुलेट करने के लिए बहुत ज्यादा आपको केयरफुल होना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट इन द गैसियस स्टेट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट इन द गैसियस स्टेट, ये आपके पास होता है। और आपको सॉलिड और लिक्विड को ड्रॉप करना पड़ेगा, अगर आप सॉलिड और लिक्विड भी साथ में लेके चलोगे फिर आपका आंसर नहीं आएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं जेई नीट जितना भी बोल लूं प्रीवियस ईयर में ये सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है, यहाँ से पूरे थर्मोडायनेमिक्स में से सबसे ज्यादा यूज होने वाला रिलेशनशिप है। उसके बाद बहुत बार बच्चे इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हमें डेल्टा एच और डेल्टा यू तो आता था पर एग्जामिनर ने कुछ और लिख दिया। डेल्टा एच होता है हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा यू होता है हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कई बार वो इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी ना बोल के उसे हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोल देते हैं। तो इस वाले केस में भी आपको करना आना चाहिए। ये सेकंड टाइप का है, न्यूमेरिकल है। ये डेफिनेशन वाला हो गया, ये न्यूमेरिकल वाला हो गया। थर्ड, थर्ड इसमें से इंपॉर्टेंट है स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी का सब कुछ इंपॉर्टेंट है। डेल्टा एच का साइन क्या होता है, रिवर्सिबल, एंड ये रिवर्सिबल हो तो है, रिवर्सिबल एंड स्पॉन्टेनियस। पेपर में सिर्फ स्पॉन्टेनियस पूछे तो ये लिखना, ये स्पॉन्टेनियस है और ये इरिवर्सिबल है, तो आपको साइन बहुत ध्यान से देना है कि क्या रखना है हमें वहां पे। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ से है। सेकंड है डेल्टा एस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये भी रिवर्सिबल एंड स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, और अगर सिर्फ इतना लिखें तो ये रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल है एंड स्पॉन्टेनियस है। ये है सेकंड लॉ से। और जो कंबाइंड फॉर्म है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस से आती है, इसमें डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव, ये रिवर्सिबल है एंड स्पॉन्टेनियस है। और डेल्टा जी लेस देन जीरो मतलब स्पॉन्टेनियस है एंड इरिवर्सिबल है। और अगर आपका डेल्टा जी जो है, डेल्टा जी अगर आपका यू पीपल कैन से कि जीरो के बराबर है तो ये इक्विलिब्रियम है। ठीक है, इसमें डेल्टा एच और डेल्टा यू दोनों के साइन सेम ही होते हैं। ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो और एज वेल एज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जो बुक में आपको या क्लास के नोट्स में आपको चार्ट बनवाया हुआ, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, तो इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर एंड स्पॉन्टेनिटी के साइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछ लिए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट पे इंपॉर्टेंट है इसमें ये फार्मूले के न्यूमेरिकल, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी और डेल्टा एस के सीपी सीवी वाले रिलेशन। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। फिफ्थ, डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग ऑफ के, इससे क्वेश्चन आ जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी। डेल्टा एस मिक्सिंग का फॉर्मूला -nr, ठीक है, लॉग ऑफ कुछ V2/V1 ऐसे करके था। तो ये आपके फॉर्मूले डेल्टा एस मिक्सिंग के इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, डेल्टा एस मिक्सिंग एंड डेल्टा जी मिक्सिंग के फॉर्मूले आप देख सकते हो, मैं सिंपल लिख देती हूँ, ये आप जैसा क्वेश्चन आया उस हिसाब से लेना है, क्योंकि प्रेशर वाला भी हो सकता है, तो क्वेश्चन के हिसाब से चेक कर लेना। ठीक है, डेल्टा एस मिक्सिंग के फॉर्मूले V2/V1 होगा या P1/P2 हो सकता है। अच्छा, 6 थर्मोडायनेमिक्स में से जो इंपॉर्टेंट आता है तो उसमें आपको एंट्रोपी, इसका यूनिट, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस और लॉज की डेफिनेशन, ये लीस्ट प्रायोरिटी पे है, बहुत कम ही पूछता है पर फिर भी लिखते हैं, तो इतने में थर्मोडायनेमिक्स हो जाता है। तो थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट अ यू कैन से वेरी डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट ऑल्दो इट इज अ लॉन्ग चैप्टर, तो ये सबसे पहले करना है। ठीक है, जितने भी फॉर्मूले हैं, वैसे भी मैंने आप लोगों की क्लास तक, जब आप लोग मेरे ख्याल से 1 और 2 से भी ज्यादा ही होंगे, 3 to 4 वीक्स बैक आप लोगों ने फॉर्मूलाज की लिस्ट की डिमांड करी थी, तो सब आपको पहुंच गए हैं। अकेले फॉर्मूले को रट्टे मार के जाओगे ना, कभी पेपर में नहीं होगा। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो पता लगेगा कि कहाँ पे क्या ट्विस्ट है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स के और जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में इकट्ठा ही बताऊंगी, केमिकल और आयनिक दोनों को मिला के। जो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम है या जो भी आपका आयनिक इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में से जो मैं केमिकल इक्विलिब्रियम में बता दूं पहले, केमिकल इक्विलिब्रियम में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है केसी केपी की कैलकुलेशन के न्यूमेरिकल, जिसमें इनका रिलेशन भी यूज होता है और इनकी सिंपल कैलकुलेशन भी आती है। अगर आप इसके लिए अच्छे से देखो, मैं अगर ये किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है ना कि मुझे क्या, मैं उनके लिए बोल रही हूँ, जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है, मैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ। जिसको लग रहा है कि मेरा केमिकल इक्विलिब्रियम या आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत अच्छा नहीं है, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। केसी केपी की कैलकुलेशन के जितने न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में है ना, सॉल्ट अनसॉल्ट उतने ही कर लो, बहुत है। ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को लगता है कि हाँ मैंने नहीं किया, अदरवाइज बाकी बच्चों के पास जो स्टडी मटेरियल है, जिससे तुम पढ़ रहे हो, जो शीट सॉल्व कर रहे हो, उसके लिए जितना ज्यादा करोगे बेहतर है। पर अभी के लिए लास्ट मोमेंट प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी के जितने भी केसीकेपी की कैलकुलेशन के न्यूमेरिकल है उतने करो, तुम्हें आइडिया हो जाएगा, क्योंकि पेपर में जो न्यूमेरिकल आएगा वो नया होगा, वो ना तुम्हारा पढ़ा हुआ आएगा ना एनसीईआरटी आएगा, वो सिर्फ वो आएगा जो आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कॉन्सेप्ट वही लगेगा, तो कॉन्सेप्ट बता देता है एनसीईआरटी। तो एक तो सबसे पहले ये न्यूमेरिकल करना। दूसरा, ली चैटरलियर प्रिंसिपल, बस केमिकल इक्विलिब्रियम में से और कुछ नहीं आता। ली चैटरलियर प्रिंसिपल, इसके यू कैन से एप्लीकेशंस, और एक केसी केपी यू कैन से कैलकुलेशन। बहुत एक छोटी सी चीज लिख रही हूँ, केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का मतलब है डेफिनेशन, क्योंकि नीट में इतने छोटे लेवल तक भी पूछ देता है कि डेफिनेशन कौन सी सही है, चारों में से ये आ चुका है पहले पेपर, तो मैं इसको एक स्टार लगा देती हूँ, क्योंकि जो भी चैप्टर पढ़ता है उसे डेफिनेशन तो आती है। उसके बाद आ गया आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम में से ज्यादा चांसेस है पेपर आने के केमिकल इक्विलिब्रियम से अलावा, ये मैं प्रायोरिटी वाइज लिखूंगी, मतलब जो पहले लिखा है मेरे मुताबिक अगर मैं पेपर डिजाइन करूं तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। ठीक है, बाकी एग्जामिनर मेरी तरह सोच भी सकता है, नहीं भी सोच सकता, क्योंकि हर कोई एक्सपीरियंस टीचर ऑलमोस्ट ऐसे ही देखता है कि लास्ट टाइम पे क्या आया है और आगे मैं बहुत रेपिटेशन ना हो। ठीक है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो है वो पीएच कैलकुलेशन की है, और पीएच कैलकुलेशन की भी आगे कहां कहां से प्रायोरिटी है। सबसे पहले है हेंडरसन्स इक्वेशंस, मतलब पेपर सेटर के पास सबसे अच्छा सबसे ज्यादा वो जो डालता है वो हेंडरसन्स इक्वेशन से डालता है। हेंडरसन्स इक्वेशन क्या है, पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, एंड सिमिलरली वो पीओएच भी निकाल सकता है, पी के बी प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट
अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। ठीक है, इस कैलकुलेशन को करते हुए याद रखोगे कि पीएच और पीओएच का सम 14 होता है और पीकेए प्लस पीकेबी का सम भी 14 होता है। तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे एक चीज कैलकुलेट करो, तो दूसरे के लिए दोबारा कैलकुलेशन मत करने लग जाना। तो ये आएगा बी, पीएच की कैलकुलेशन कैसे होती है। बी पार्ट है पीएच की कैलकुलेशन का। सेकेंड पीएच की कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाले फार्मूले। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के 3 फॉर्मूले हैं। ए, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। बी, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। सी, वीक एसिड और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लेना, ये 3 फॉर्मूले यहाँ से पीएच कैलकुलेट होता है और वो एग्जांपल देगा तो पहचानना है कि कौन सा है। ठीक है, और इसकी कैलकुलेशन आपको यहाँ से करनी पड़ेगी इनके फॉर्मूले लर्न करके। ठीक है, ये सेकंड टाइप की पीएच कैलकुलेशन है। थर्ड टाइप की पीएच कैलकुलेशन होती है सिंपल फॉर्मूला से, जिसमें आपका फॉर्मूला यूज होता है पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, या एसिड की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला यूज होता है 10⁻⁻⁻ ऑफ पीएच, या पिछले वाले फॉर्मूले, या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 10⁻⁻14, या PKW इज इक्वल टू 14। कुछ ऐसे फॉर्मूले यूज होते हैं मिला जुला के, तो वो पीएच की कैलकुलेशन है। बाकी मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि पीएच और पीओएच 14 होता है, पीकेए प्लस पीकेबी 14 होता है। तो यहाँ से पीएच की कैलकुलेशन सिंपल फॉर्मूले से निकाल सकता है। ये 3 तरह की पीएच की कैलकुलेशन प्रायोरिटी वाइज मैंने लिख दी है कि सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, सेकेंड टाइम पे ये, थर्ड टाइप पे ये, पर तीनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक नंबर 1 है। दूसरा, न्यूमेरिकल के पर्सपेक्टिव से आयनिक इक्विलिब्रियम से आ सकता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का क्वेश्चन निकालना। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में आपको केस आने चाहिए ए बी टाइप, ए बी टू टाइप, या ए टू बी टाइप, ये तो सेम ही है, ए बी थ्री टाइप, या ए टू बी थ्री टाइप, ए टू बी, ए थ्री बी टाइप, या ए टू बी थ्री टाइप। ये आपको मैंने क्लास में भी करवाए हुए हैं। इनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना, इनमें केएसपी की कैलकुलेशन, एस की कैलकुलेशन एंड कंसंट्रेशन की कैलकुलेशन। याद रखो, सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में होती है, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में होती है। तो अगर वो कंसंट्रेशन पूछता है तो उसके लिए सॉल्युबिलिटी को मोलर मास से डिवाइड करना पड़ता है, तो आपके पास वो मोल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये बेवकूफी नहीं करनी है कि सॉल्युबिलिटी निकाल के वहां पे छोड़ा है। तो ये सेकंड टाइप की कैलकुलेशन है जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, जिसका न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, थर्ड टाइप, थर्ड टाइप न्यूमेरिकल में तो यही 2 टाइप है, पीएच की कैलकुलेशन और इसकी कैलकुलेशन। बाकी मैंने पिछले चैप्टर में लिखा लिया केसी केपी की कैलकुलेशन करनी। तीसरा, इसमें जो ब्रॉन्स्टन एंड लॉरीज कॉन्सेप्ट है ना, ब्रॉन्स्टन एंड लॉरीज कॉन्सेप्ट, उसमें से कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस लिखने आते हैं। किसका कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस लिखो, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकली। ठीक है, एक न्यूमेरिकल में और इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, इसमें ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, जो कि आप पता नहीं कितनी बार करते हो इस फॉर्मूले को, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन सी इंटू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, इस फॉर्मूले के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक है, इसमें H प्लस की कंसंट्रेशन आ सकती है, सी अल्फा, या कुछ भी पूछा जा सकता है। फिफ्थ, इसमें इंपॉर्टेंट है बफर सॉल्यूशन की एग्जांपल पूछ सकता है, बफर सॉल्यूशन की टाइप्स विद एग्जांपल्स। और सिक्स्थ आपसे पूछ सकता है कॉमन आयन इफेक्ट। ये 6 चीजें आयनिक इक्विलिब्रियम में से श्योर शॉर्ट है कि इन्हीं से क्वेश्चन आता है। देखो, आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा है, पर आप इसको मान के चलो कि पीएच की कैलकुलेशन सिर्फ अगर ये न्यूमेरिकल आता है आराम से रख के हो जाएगी। 3 इक्वेशंस आती हैं, हो जाएगी। ये मैंने सामने लिखी दिया है क्या फॉर्मूले है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ब्रॉन्स्टन लॉरीज कॉन्सेप्ट, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, बफर सॉल्यूशन, कॉमन आयन इफेक्ट। ये 6 चीजें इसमें से
और बाकी आपको दो चीजें बताई हैं मैंने उसमें, जो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये आपका इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आफ्टर डूइंग द केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर, अगर किसी को लग रहा है आप लोगों का नंबर डिक्रीज हो रहा है, आप सोचो कि आपको सिर्फ 3-3 4-4 टॉपिक एक एक चैप्टर में से बताए जा रहे हैं, और ये ट्रिक्स ही दे सकते हैं आप तो हम आपको, ठीक है, स्टिल यू पीपल आर जस्ट नॉट अप्रिशिएटिंग इट। केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम को पढ़ने के बाद फिजिकल का नेक्स्ट चैप्टर आता है। नेक्स्ट चैप्टर में कोई इतना सीक्वेंस मैटर नहीं करता, क्योंकि बेस आ जाता है तो आराम से आगे आपके पास कुछ ना कुछ आ ही जाता है समझने के लिए। उसके बाद आप पढ़ सकते हो केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में से जो चीज इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले रेट एक्सप्रेशन से जो कैलकुलेशंस होती हैं, एनसीईआरटी देख लो, अभी इससे कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा। रेट एक्सप्रेशन की जो कैलकुलेशंस है। दूसरा जो कि हर बार आता है क्वेश्चन, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभी मेरे ख्याल से थोड़ी देर पहले जब हमने केमिकल काइनेटिक्स का रिवीजन किया है, तो जब हम ऑर्डर की कैलकुलेशन करते हैं तो याद रखना इस बात को, ऑर्डर की कैलकुलेशन में कई बार तो आपको सिर्फ यूनिट ही काम कर देता है आपका। आपको अगर यूनिट पता है, यूनिट से ही ऑर्डर कैलकुलेट हो सकता है। और कई बार आपको क्या करना पड़ता है कि डाटा को एनालाइज करना पड़ता है। डाटा का एनालिसिस वो वाला है जिसमें आप अपॉन करते हो, रेट 1/रेट 2, कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन पावर ए, ऐसे करते। डाटा को एनालिसिस नहीं करते, ये डबल हो गया तो ये भी डबल हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, इस तरीके से। और थर्ड टाइप जो कि सबसे मुश्किल माना जाता है कि अगर वो आ जाए, आपको हर कोई इक्वेशन लगा के देखनी है। start applying the integrated equations for the different, start applying integrated equations for the different kinetics। डिफरेंट टाइप के काइनेटिक्स की अप्लाई करनी शुरू कर दो। अगर के की वैल्यू सेम आती है 2 या 3 एक्सपेरिमेंट में, तो आपके पास वो उसका ऑर्डर डिसाइड करता है। ये थर्ड कैटेगरी का न्यूमेरिकल है, मतलब इसी का तीसरा तरीका है सॉल्व करने का। और ये तब आता है जब आपका क्वेश्चन बहुत हार्ड आया हो, चांसेस बहुत कम है इसके। क्लियर है? नेक्स्ट, थर्ड, केमिकल काइनेटिक्स से और जो प्रोबेबिलिटी बनती है आने की, वो है आर्हीनियस इक्वेशन का न्यूमेरिकल। कैलकुलेशन इसमें कुछ भी हो सकती है। कैलकुलेशन इसमें ईए की हो सकती है, के की हो सकती है, टेम्परेचर की हो सकती है। टेम्परेचर की बहुत कम होती है, इन दोनों की होती है ज्यादा। ठीक है, टेम्परेचर बहुत रेयर है, पूछता है। ठीक है, फोर्थ, केमिकल काइनेटिक्स में से वैसे तो यही चीजें हैं मेन। फोर्थ, आप हाफ लाइफ, ग्राफ, रिलेशंस, जो फॉर्मूले हैं वो करके, हाफ लाइफ का रिलेशनशिप क्या है, क्वार्टर लाइफ का रिलेशनशिप क्या है, वैसे करके जनरल क्वेश्चन ये आप कर सकते हो केमिकल काइनेटिक्स में से। बाकी केमिकल काइनेटिक्स में से थ्योरेटिकल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। अगर थोड़ा बहुत करना चाहते हो तो टेम्परेचर डिपेंडेंस कर लेना। टेम्परेचर डिपेंडेंस, बस इतने में केमिकल काइनेटिक्स हो जाता है। ज्यादातर उसकी टेंडेंसी होती है या तो रेट एक्सप्रेशन से क्वेश्चन पूछ ले, या आर्हीनियस इक्वेशन से क्वेश्चन पूछ ले, या हाफ लाइफ पीरियड से पूछ ले, टाइम डिपेंडेंस दैट। अगर मैं पेपर डालूं तो इसको डालूं, और यही डालता है एग्जामिनर भी कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करो। केमिकल काइनेटिक्स के बाद आता है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।
हाँ जी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में क्या क्या आ सकता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में सबसे पहले सबसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो ई नॉट कैलकुलेशन और ईएमएफ कैलकुलेशन की है। ईएमएफ कैलकुलेशन का मतलब हो गया नर्स इक्वेशन, ईएमएफ कैलकुलेशन, और नर्स इक्वेशन का कई बार इक्वेशन भी चेक करवा लेता है, नर्स इक्वेशन की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, और ई नॉट ऑफ सेल फीजिबिलिटी है या नहीं रिएक्शन की, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर, कैन वी स्टोर और नॉट, ऐसे क्वेश्चन, लिबरेट हाइड्रोजन और नॉट, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वैसे ये फिजिबिलिटी का ही पार्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। फिफ्थ इसमें से आ सकता है कंडक्टेंस के न्यूमेरिकल, कंडक्टेंस के न्यूमेरिकल में जो सबसे ज्यादा कैलकुलेशन पूछता है वो लैम्डा एम की और कप्पा की पूछता है, बाकी लैम्डा ई क्यू भी है इसके साथ, ज्यादा इन दोनों की पूछता है। सिक्स इसमें से आ सकता है वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विद द डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट, जो ग्राफ बने हुए हैं ना दो एनसीईआरटी में वो वाले, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विद द डाइल्यूशन, नो। वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विद द डाइल्यूशन का न्यूमेरिकल, और वेरिएशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टेंस, यानी कि कप्पा, कप्पा डिक्रीजेस विद द डाइल्यूशन होता है, नो, डिक्रीजेस विद द डाइल्यूशन होता है, तो कप्पा की, जी की, लैम्डा एम की और लैम्डा ई क्यू, इन सब की डाइल्यूशन के साथ क्या डिपेंडेंस है। बस ये 6 टॉपिक में से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आ जाता है। आठवां वो मैं भूल गई, फैराडेज का न्यूमेरिकल, सेकंड लॉ का, और फेराडे के सेकंड लॉ के न्यूमेरिकल में ये फार्मूला यूज होता है जिसमें इक्विवेलेंट वेट निकालना आना चाहिए बस, m इज इक्वल टू ई इंटू आई इंटू टी बाई 96500, बस इस फार्मूले से न्यूमेरिकल आ जाता है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी सीक्वेंस वाइज लिखे हुए हैं, प्रायोरिटी वाइज उसमें से आप कर सकते हो। वेटेज वाले जो चैप्टर थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, देखो कितने कितने कर लिया हमने, बेसिक कंसेप्ट कर लिया, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बाद हमने कर लिया इसमें और सेकंड वन कौन सा किया था, थर्मो, ये सीक्वेंस में पढ़ना होता है। थर्मो के बाद कर लिया हमने केमिकल इक्विलिब्रियम, और केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद हमने पढ़ लिया काइनेटिक्स, काइनेटिक्स के बाद हमने कर लिया इलेक्ट्रो, इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री में जो है, एक तो है आपका सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस नेक्स्ट टाइम से नहीं आएगा 2023 के बच्चों को, क्योंकि अब 12th से कट गया हुआ है सरफेस केमिस्ट्री, और एक है इसमें आइसोलेशन वाला चैप्टर जिसको तुम मेटालर्जी भी बोलते हो, ठीक है। ये वाले जो चैप्टर है, क्योंकि 12th में, हाँ तुम्हें तो वो भी आएंगे सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन, ठीक है। आठवां आ गया सॉलिड स्टेट, नाइन्थ आ गया सॉल्यूशन। सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन का मैं बता देती हूँ, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री एंड आइसोलेशन में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो, कोई टॉपिक नहीं मैं बता रही, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो, ये इतने रैंडम चैप्टर है, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। सरफेस केमिस्ट्री में से हार्डी स्कूल्स रूल के क्वेश्चन आते हैं,
कोगुलेटिंग पावर वाला, जिसको बहुत बुरा लगता है चैप्टर, बस ये 2 टॉपिक कर ले, एक ये और दूसरा लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन। सिंपल एड्सॉर्प्शन तो पढ़ ही ले वो, और एड्सॉर्प्शन में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंगम्यूर है। ठीक है, आइसोलेशन मेटलर्जी नो आइडिया, कुछ भी पूछ सकते हैं रैंडम उठा के, उसके पास बहुत चॉइस है पूछने के लिए, नोबडी कैन गेस। हाँ, जो मेन प्रोसेसेस हैं निकल की ये वो पढ़ सकते हैं। सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन बता देती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर। तो इसके साथ हमारे हो जाएंगे 9 चैप्टर फिजिकल के डन। सॉलिड स्टेट, जो सॉलिड स्टेट है उसमें क्या करोगे? सॉलिड स्टेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है डेंसिटी का न्यूमेरिकल आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड का एंड लैटिस पॉइंट का रिलेशनशिप। जो एक क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी में कि टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स, इसमें वो लैटिस पॉइंट कुछ चेंज कर देता है। जैसे लैटिस पॉइंट चेक करने होंगे, किसी में 6 होते हैं, मान लो एफसीसी स्ट्रक्चर जैसा कुछ दे दिया, उसमें बोल दिया कि इसमें 6 लेटेस्ट पॉइंट है, कोई कैलकुलेशन 6 जैसे डाल दी, फिर आगे इसको कैलकुलेट करना। वो बोल दिया टेट्राहेड्रल 2/3 ऑक्यूपाई होती हैं, ये वो वैसा क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है डिफेक्ट का, डिफेक्ट से क्वेश्चन आएगा, बस इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं। और उसके बाद है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मैं अगर शॉर्ट में बोलूं तो सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल, और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें स्पेशली आई वाले, जिसमें वांट ऑफ फैक्टर आता है। वांट ऑफ फैक्टर किस में कितना लिखना है, किस में नहीं लिखना, वो वाले न्यूमेरिकल्स। सेकंड है आपके पास राउल्स लॉ के न्यूमेरिकल। राउल्स लॉ के न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, और राउल्स लॉ का आइडियल एंड नॉन आइडियल वाला भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, आइडियल एंड नॉन आइडियल क्या होते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं, मैक्सिमम मिनिमम बॉइलिंग। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, मैक्सिमम एंड द मिनिमम बॉइलिंग। आई की डेफिनेशन, कब लेस देन 1 होता है, कब ग्रेटर देन 1 होता है, एसोसिएशन के लिए लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, डिसोसिएशन। तो ये आ सकता है सॉल्यूशन वाले चैप्टर में से ज्यादा। हाँ, इसमें एक न्यूमेरिकल छूट गया है, हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल। ये 6 टॉपिक इसमें से इंपॉर्टेंट, सब प्रायोरिटी वाइज लिखे हुए हैं जैसे जैसे आते हैं। तो इसके साथ आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे जैसे पढ़ना है, जो जो हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सकता है या जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया। बताओ इसमें कोई डाउट है तो? क्लियर है? यस क्लियर है बेटा? यस ओके। उसके बाद आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में से कई तो बड़े शॉर्ट शॉर्ट गैस लगा सकते हैं, और कई पोर्शन जो हैं वो नहीं कुछ ज्यादा बोल सकते हैं। इनऑर्गेनिक को पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करना है? इनऑर्गेनिक को तब पढ़ना स्टार्ट करोगे जब आपको आएगा इसमें सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में से क्या पूछा जा सकता है? देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में से सबसे पहले तो आपको आ सकता है क्वांटम नंबर्स।
एंड द प्रिंसिपल रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो अफबाऊ रूल वगैरह, एंड द प्रिंसिपल्स related to electronic configuration. थर्ड इसमें से जो आता है, प्रिंसिपल रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हो गया बोहर्स मॉडल के न्यूमेरिकल्स, जिसमें एंगुलर मोमेंटम वाला इंपॉर्टेंट है, रेडियस वाला इंपॉर्टेंट है और एनर्जी वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोर्थ इस चैप्टर में से आ सकता है, वैसे तो इन्हीं में से लग जाता है क्वेश्चन। इसमें ना रीजनिंग एजर्शन बनता है, तो मॉडल बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये थ्योरेटिकली भी आना चाहिए। एक इसमें से फोटो केमिकल इक्वेशन के न्यूमेरिकल बन जाता है, फोटो केमिकल इक्वेशन का न्यूमेरिकल, जो ये है। एक इसमें से डी ब्रॉगली का न्यूमेरिकल, हेजनबर्ग का न्यूमेरिकल, इन सब की सिग्निफिकेंस भी आनी चाहिए। हेजनबर्ग्स न्यूमेरिकल्स 7th नंबर पे। और क्या हो सकता है, हेजनबर्ग का न्यूमेरिकल हो गया, डी ब्रॉगली का न्यूमेरिकल हो गया, बोहर का हो गया, फोटो केमिकल इक्वेशन हो गई, श्रडिंजर, थ्योरेटिकली भी कंसेप्ट बना होना चाहिए, क्वांटम नंबर किसने दिए हैं ये हो, श्रडिंजर्स न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल का मतलब है इक्वेशन वाला क्वेश्चन आता है ज्यादा, इक्वेशन बेस्ड। मेरे वाले नोट्स में लिखा हुआ है किस किस टाइप का आता है। तो ये सबसे पहला चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। सेकंड केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग तो इतना पढ़ा दिया है तुम्हें कि तुम खुद ही गेस कर सकते हो कि क्या आ सकता है। केमिकल बॉन्डिंग में से प्रायोरिटी वाइज चलें तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का। जो जो एग्जांपल नोट्स में है उन्हीं में से ही आ जाती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से। सेकेंड इसमें क्वेश्चन बनता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला एंड आइसो स्ट्रक्चरल। थर्ड इसमें क्वेश्चन बनता है एमओटी से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन। फोर्थ इससे क्वेश्चन बनता है रेजोनेंस की कौन सी स्ट्रक्चर सही है कौन सी नहीं, एंड द डाइपोल मोमेंट। रेजोनेंस एंड द डाइपोल मोमेंट से क्वेश्चन, बस रेजोनेंस एंड डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है ना, बाकी थ्योरेटिकली इसमें अगर रीजनिंग असर्शन देता है तो वीबीटी और यू कैन से थोड़ा बहुत बॉन्ड वगैरह की डेफिनेशन आनी चाहिए, इससे रीजन वाला क्वेश्चन बनता है। बस ये केमिकल बॉन्डिंग है। केमिकल बॉन्डिंग के बाद केमिकल periodicity में कुछ नहीं लेती हूँ, मैं सीधा ये एस ब्लॉक से बता देती हूँ। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, ये प्योर एनसीईआरटी। फिर भी अगर इंपॉर्टेंट जानना है तो एस ब्लॉक के जो ट्रेंड्स हैं जिसमें आयनाइजेशन एनर्जी, साइज, इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी तो इसमें आएगा नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, साइज का ट्रेंड, या इसमें आ सकता है तो मान के चलो कि कह देगा तुम्हें कि
सॉल्युबिलिटी सल्फेट की, इसमें सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रेशन एनर्जी जो आयनिक मोबिलिटी पे डिपेंड करती है साइज के साथ, वो वाले क्वेश्चन ये आते हैं। पी ब्लॉक में से वैसे तो प्योर एनसीईआरटी आता है, पर फिर भी मैं 2-3 चीजें यहाँ पे स्पेशली बोलूंगी। ऑक्सो एसिड्स फॉस्फोरस के, सल्फर के नाम, बेसिसिटी, ये वो सब करना है इसका। बाकी जितने भी क्वेश्चन एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ये वो प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी, दैट्स इट। डीएनएफ में वैसे तो एनसीईआरटी करना है, पर फिर भी मैं 2 चीजें बोल दूंगी, KMNO4, K2Cr2O7, और आजकल बहुत ट्रेंड में है एफ ब्लॉक के नाम, कलर, नेम कलर, ठीक है। ये आपका एसपीडीएन एफ ब्लॉक है। फोर्थ, ये कितने चैप्टर हो गए आपके? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैकबोन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी वीबीटी का क्वेश्चन, मेरे वाले नोट्स है स्पेशली, वहां पे हर तरह की एग्जांपल्स लिखी हुई है। उसके बाद वैलेंस क्या है, वर्नर्स थ्योरी का क्वेश्चन। थर्ड, आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन। वीबीटी का क्वेश्चन, वर्नर्स थ्योरी का क्वेश्चन, आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन, ठीक है, ये आते हैं। और वीबीटी के क्वेश्चन में क्या क्या आ सकता है? हाइब्रिडाइजेशन की कैलकुलेशन, और स्पेशली जो आजकल आ रहा है डाइपोल मोमेंट की कैलकुलेशन। डाइपोल मोमेंट की कैलकुलेशन के साथ वो पूछता है पैरा है, डाया है, हाई स्पिन है, लो स्पिन है, ऐसी बातें। और सीएफटी, सीएफटी से भी जो पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड कलर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड कलर। और इससे मिलती जुलती एक साइंस है जो इसी में ही आ जाता है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इसमें एग्जांपल्स पूछता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की, और कार्बोनिल की स्ट्रक्चर, 3-4 ही एनसीईआरटी में। कार्बोनिल की स्ट्रक्चर जैसे CO2CO8, ऐसे Mn2CO10, और 1-2 और है, ठीक है। और इसमें एक आता है सिनर्जिक इफेक्ट, बैक पाई बॉन्डिंग, सिनर्जिक इफेक्ट, बैक पाई बॉन्डिंग। आइसोलेशन वाला मैंने फिजिकल में लिख दिया है, बाकी वो इनऑर्गेनिक का पार्ट भी होता है, तो वो उसमें कवर हो गया। ये आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बताओ इनऑर्गेनिक में कुछ बचता है? इनऑर्गेनिक में मेनली केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट, periodicity। क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स में ना वो देख लेना जो 100 के बाद वालों का नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। उसके बाद आ गई भाई आपकी महान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी कुछ गैस हो ही नहीं सकता। Nobody can make a guess in the organic chemistry. Organic chemistry is honest chemistry, the ईमानदार chemistry branch, जिसमें आपको क्या क्या करना होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले जो ऑर्गेनिक में सॉरी सबसे पहले जो करना होता है, वो अगर इस टाइम पे किसी को कोई पढ़ना है तो मैं जो सजेस्ट करूंगी, एक तो जीओसी पढ़ लो ढंग से, और बाकी जितने भी चैप्टर हैं, हाइड्रोकार्बन, हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, और एक हो गया आपका हाइड्रोकार्बन, हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन, अल्कोहल्स, फिनॉल एंड ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड।
और एमीन। जिन बच्चों ने मेरे पास एमीन पढ़ा है उनको मैंने 8 चीजें लिखवाई थी एमीन की, उन्हीं में से क्वेश्चन आता है। रेफर टू द नोट्स, उसमें 7 से 8 चीजें लिखी हुई हैं। हॉफमैन ब्रोमामाइड, बेसिसिटी, ये वो जो भी लिखा हुआ है उसमें से ही क्वेश्चन आना है। तो ये तो रेफर टू द वो कर लो। और कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिडिटी का क्वेश्चन आता है। ये इसमें बेसिसिटी का क्वेश्चन आता है, वो नोट्स में लिखा हुआ है। और बाकी जितने भी आपके पास हैं उनमें आप नेमिंग रिएक्शन करो ढंग से, एनसीईआरटी के रिएक्शन करो, और कार्बोनिल में करो हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन, टेस्ट वाला पोर्शन, टॉलरेंस रिएजेंट, ठीक है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, हैलोफॉर्म टेस्ट। नेमिंग रिएक्शन लिख दिए तो कुछ भी हो सकता है, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल एंड द अदर नेम। ये इस मूवमेंट पे आपको पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से। उसके बाद आपके पास आता है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल में से 90% क्वेश्चन आ जाता है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज के केमिकल रिएक्शन, एनोमर क्या होता है, एपीमर क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है, म्यूटा रोटेशन क्या है, इन्वर्ट शुगर क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, ये जब आप रिकॉर्डिंग सुनोगे तभी आपको चीजें पता लगेंगी। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से करनी है। उसके बाद 10% में क्या क्या आ सकता है? 10% में प्रोटीन का स्ट्रक्चर आ सकता है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद आपको आ सकता है फोर्सेस क्या क्या है, ये वाला सारा। उसके बाद आपको आ सकता है इसमें जो डीएनए आरएनए है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, इन वाले में जैसे इसमें आ जाएगा कि कौन सा बेस किस में प्रेजेंट एब्सेंट है, स्ट्रक्चर बेस्ड, ये वाला क्वेश्चन। इनकी डेफिनेशन क्या क्या किस में होता है, रेप्लिकेशन कौन करता है कौन नहीं करता, प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है कौन नहीं करता है, ऐसा। और बायोमोलिक्यूल के बाद एक चैप्टर है आपका पॉलीमर्स। पॉलीमर्स चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, ओनली एनसीईआरटी। मोनोमर एंड पॉलीमर, कौन किसका मोनोमर है कौन किसका पॉलीमर है, यूजेस। और एक आजकल जो नया ट्रेंड में क्वेश्चन है कैटेगरी बेस्ड, कि पॉलीएमाइड है, पॉली क्या है, एस्टर है। पॉलीएमाइड कौन कौन से हैं, पॉलीएस्टर कौन कौन से हैं, एक्सेट्रा, ये कैटेगराइजेशन। ठीक है, ये पॉलीमर में से पूछा जा सकता है। तो दीज आर द, हाँ उसके बाद है, तुम बोलोगे कि मैम आपने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ नहीं बताया, क्योंकि मैं बता ही नहीं सकती, इसमें तो एग्जामिनर के हाथ में जादू की छड़ी है। केमिस्ट्री इन द एवरीडेज लाइफ एंड द इन्वायरमेंटल ना कोई पढ़ाता है ना कोई इसका बताता है, ओनली एनसीईआरटी रेफर कर लो या प्रीवियस नॉलेज जो बचपन से पढ़ रहे हो। अब वो पूछ ले ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, तो वो कोई 12th थोड़ा पढ़ाएगा क्लास में, वो तो पता ही है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, कौन कौन सी गैसेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, दिस एंड दैट। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है पॉलीमर्स वाले चैप्टर में और एवरीडे इन्वायरमेंटल वाले चैप्टर से। आई थिंक जितनी भी मैंने स्लाइड्स भरी हैं, काफी चीजें तो देखो तुम लोगों को पता भी है। ये तो दिस इज अ टाइप ऑफ अ लास्ट मोमेंट रिवीजन। जब आप लास्ट मोमेंट रिवीजन करोगे देन यू पीपल विल बी गेटिंग द आइडिया कि होगा कैसे। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट मिनट प्लान। आप ये देखो कि आपका पूरा सिलेबस मेरे ख्याल से 10 से 15 स्लाइड्स में लिख दिया है मैंने कि कैसे कैसे पढ़ना है। तो आई होप दिस पर्टिकुलर वुड बी हेल्पफुल टू यू, बिकॉज
अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, आज 11 तारीख है, ठीक है, स्टिल यू आर हैविंग द 4 to 5, चलो 6 तो मैं नहीं बोलूंगी, 6 वाले में तो कंपाइलेशन ही होता है, कुछ मतलब स्ट्रेटेजी कुछ नहीं होती। तो 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, 16 छोड़ दो, 4 दिन है। अब 4 दिन में लास्ट मोमेंट पे व्हाट यू पीपल कैन डू इज टू रिवाइज ऑल दिस थिंग्स एट ऑल, बिकॉज वी नोबडी इज हैविंग दिस मच टाइम नाउ कि वो नए सिरे से देखे, क्वेश्चन करे। और मैं पहले ही बोल रही हूँ कि क्वेश्चन अभी अगर आप क्यों, वैसे तो क्वेश्चन इस टाइम पे प्रैक्टिस करने बनते नहीं, नाउ यू हैव टू रिवाइज द फॉर्मूलाज एंड ऑल। अगर किसी को फिर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल तो पता नहीं लगेगा बिना क्वेश्चन किए, तो सिर्फ एनसीईआरटी वाले करो, जो एनसीईआरटी है बस। इस टाइम पे कोई बुक, कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? तो दिस इज ये जेई को भी मैंने बताया था, आपको भी बता दिया, दिस इज अ लास्ट मोमेंट प्लान जो आप कर सकते हो, बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है। मैंने फिर भी हर क्लास में ये बात बोला है, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, आपको कोई वहां पे सर्टिफिकेट नहीं देने वाला कि यू आर सो इंटेलिजेंट कि आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया। मतलब सिर्फ इतना है कि आपके क्वेश्चन सही कितने हैं, आप कितने क्वेश्चन करेक्ट करके आते हो, दैट मैटर्स। कितने क्वेश्चन आप करके आए हो वो किसी ने नहीं देखना, बाहर आके नहीं बनना मैं तो इतने कराया, मैंने तो 40 लगा दिए, मैंने तो 35 लगा दिए, मैंने तो 50 लगा दिए, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको जितने क्वेश्चंस के बारे में आप श्योर हो वो करना है। ये जो आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिले हैं ना, इसका मतलब है आपको स्ट्रेटेजी प्लान करनी है, ये करना है, वो करना है। एंड कभी भी जिन बच्चों को थोड़ा सा डरपोक है, बच्चे डरपोक क्या, हर कोई एग्जाम में बैठता है तो पहले डरता ही है, तो ये नहीं करना कि मैं पहले क्वेश्चन पढ़ा ये नहीं आया, दूसरा पेपर पढ़ा ये नहीं आया, तीसरा पढ़ा यही नहीं आया। व्हेन यू स्टार्ट योर राइटिंग ना, व्हेन यू पिक अप योर पेन, फिर अपने आप याद आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए लास्ट मोमेंट पे कोई नई किताब उठा के पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो जो टॉपिक बताए हैं उन टॉपिक के 4-4, 5-5 चैप्टर ले लो एक एक दिन में। स्टार्ट ऐसे ही करना है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऐसे नहीं पढ़ना है एक चैप्टर फिजिकल का पढ़ लिया, एक चैप्टर इनऑर्गेनिक का, लिंक नहीं रहेगा, फिर थर्मोडायनेमिक्स आता है तो आगे सारे चलेगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ये रिकॉर्ड भी हुआ ही है आपके पास, बाकी मैंने नोट्स भी सारे दे दिए हैं, तो यू पीपल कैन प्लान इट आउट कि कैसे आपको करना है, ठीक है जी। Yes, So ma'am. this is all for today. I think I hope that this would be helpful to you. Okay. Yes, So ma'am. इसको practice. See you in the next class. Thank you. Thank you, ma'am. Okay, beta. Thank you so much. Bye bye. Bye, ma'am.